Greetings from Citizen Health and the Team Academy IFA SemiConnect. And today, in the series of People's Health It Matters, we have Dr. Vihang Majumdar, who is a retired professor and head Department of Community Medicine, Medical College, Baroda. A very warm welcome to you, sir, on behalf of all the audience. Once नमस्ते। again. या नमस्ते सर। आपको और आपकी टीम को बहुत बधाई हो। 75 से ज्यादा एपिसोड्स खत्म कर दिए हैं सिटीजन हेल्थ के। सो ग्रेट कांग्रेचुलेशंस टू योर एंटायर टीम ऑफ सिटीजन हेल्थ। Thank आई एम वेरी हैप्पी टू बी you. बैक एट सिटीजन हेल्थ फोरम। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोगों ने 75 वीडियोस कंप्लीट किए और उनमें आपका वीडियोस बहुत देखा गया है, लोगों ने बहुत पसंद जी, किया है। तो आज आई एम सो हम लोग हैप्पी। ऐसे ही नए टॉपिक पे बात करेंगे, मीजल्स जी के बारे में। जैसा अभी पता चल रहा है कि मीजल्स फिर से हो रहे हैं ना, बहुत ज्यादा। और लेकिन अभी शायद अवेयरनेस हम लोगों में कम ही है, इसी वजह से ये आउटब्रेक देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने मुंबई में एक आउटब्रेक देखा मीजल्स का। तो सर प्लीज जी इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? जी हम पहले समझ लें कि मीजल्स क्या है। मीजल्स एक वायरल डिजीज है, वायरल फीवर जिसको बोलते हैं। और एक ब्रॉड कैटेगरी जो बीमारियों के बोलते हैं उसको हम खास करके जो बच्चों में देखी जाती है, इसको हम बोलते हैं एक्जेंथेमेटस फीवर। दैट मींस एनी फीवर व्हिच इज अकम्पनीड बाय सम काइंड ऑफ रैश और सम काइंड ऑफ स्किन इरप्शन। वो ब्रॉड ग्रुप में एक है, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, सभी जो रैश वाले जो बुखार होते हैं उसमें से एक बुखार मीजल्स है। मीजल्स बेसिकली देखने जाए तो बहुत पुरानी बीमारी है। 9th सेंचुरी में उसको पहली बार डिस्क्राइब किया गया। और इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिजीज इन अ वे, अगर हम साइंटिस्ट के तौर पे देखने जाए तो। और उसकी वायरस की डिस्कवरी हुई थी करीबन 1950s में। और इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज के वो एक ऐसी बीमारी है जस्ट लाइक कोविड, कि उसको डिस्कवरी के बाद 4 साल के अंदर तो उस साइंटिस्ट ने उसकी वैक्सीन भी बना डाली। फिर भी after 70 years we are still facing a problem of having so many cases and outbreaks of measles. So it is a very interesting disease to say कि एक तरफ हमारे पास उसका solution है, फिर भी हम 70 साल के बाद जूझ रहे हैं कि उसके एपिड का आउटब्रेक क्यों हो रहे हैं। तो उसका एक व्हाट इज पिक्यूलियर अबाउट मीजल्स के, जैसे हर मदर पहचान सके कि एक होता है कि उसमें सिम्टम्स होते हैं, आम खांसी बुखार के सिम्टम्स होते हैं। इट स्टार्ट्स विद रनी नोज, fever, cough. लेकिन what is peculiar about measles, which differentiates it from all other common colds and cough, इसके उसमें जब बच्चे को आंखें पिंक हो जाती हैं, पूरी जैसे कंजंक्टिवाइटिस में आंखें लाल हो जाती है, इसमें आंखें पिंक हो जाती हैं, आंखों से पानी गिरता है और बच्चे को लाइट पसंद नहीं आती है, वो बार बार आंखें बंद करता होता है। तो व्हाट वी कॉल एज फोटोफोबिया इन साइंटिफिक लैंग्वेज। उसको आंखें लाइट पसंद नहीं होती, तो कभी भी अगर रोशनी होती है तो वो आंख बंद कर देता है। तो वो बहुत टिपिकल है, वो सिर्फ मीजल्स में देखना जाता है। फिर बुखार के 3 या 4 दिन के बाद वो रैश चालू होती है। अब रैश को डिस्क्रिप्ट हम कहते हैं, जैसे मैक्यूलर पैपुलर रैश, वो साइंस की भाषा होगी। लेकिन माता कैसे पहचानेगी? जैसे आपकी मसूर की दाल होती है, अगर उसको फ्लैट सरफेस पे रखे तो थोड़ी सी वो एलिवेटेड होती है फ्रॉम द सरफेस। तो जैसे मसूर की दाल का जो शेप होता है उसको मैक्यूलर पैपुलर शेप बोलते हैं, वो ऐसी दिखती है उसकी रैश। रैश चालू होती है कान के पीछे से और फिर वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है टुवर्ड्स द टिप ऑफ योर हैंड्स एंड फीट। दैट मीन इट कम्स फ्रॉम द बिहाइंड द नेक ऑन योर ट्रंक एंड गोज टू योर लिम्स। और वही ऑर्डर में वो 5-6 दिन के बाद चली जाती है। और वो जब जाती है रैश, तो वो स्किन निकल जाती है रैश के ऊपर की, तो वो थोड़ा तुमको ब्राउनिश डिस्कलरेशन गोरे बच्चों में देखने को मिलता है कि वो जब रैश चला जाता है। और जैसे बच्चे की जो स्किन डार्क होती है तो उसमें आजू बाजू की स्किन से हल्की हो जाती है स्किन की कलर, वो पिंकिश या व्हाइटिश दिखने लगती है। मैं बहुत फोकस इसलिए कर रहा हूँ इस बात पे, क्योंकि इसका मैं बाद में जिक्र करूंगा जब हम कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अच्छा, दूसरी बात ये है, जैसे लाइक और वायरल इन्फेक्शन, इट इज मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग ऑटम एंड विंटर। तो जैसे हम आमतौर पे जैसे वैक्सीन जब नहीं होती थी तब हम बोलते थे कि इनवेरिएबली होली के बाद के 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन बाद आपको मीजल्स के आउटब्रेक, मीजल्स के बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे। द रीजन बीइंग इज कि जब कोई एनी चाइल्ड विच कम्स अराउंड होली विद अ रनी नोज, फीवर एंड थोड़ा लाल आंख, तो द फिजिशियन शुड इमीडिएटली बी अलर्टेड, ये क्या मीजल्स तो नहीं है। तो हम इमीडिएटली मदर, क्योंकि हर मदर की अलर्टनेस अलग होती है, कोई पहले दिन लाती है, कोई 5वें दिन लाती है, तो
वी हैव टू बी अलर्ट, टेल द मदर, अगर रैश दिखे इमीडिएटली आ जाओ, ये मीजल्स हो सकता है। तो वो एक अलर्टनेस विंटर के टाइम पे हमें रखनी होती है। लेकिन देखने की बात है कि इट इज सो ओल्ड एंड सो कॉमन कि पहले के जमाने में हर ग्रैंड मदर को शी कुड इजीली डायग्नोज मीजल्स। अच्छा हाँ भाई, क्योंकि जैसे नॉर्थ इंडिया में उसको खसरा बोला जाता है, गुजरात में उसको ओरी बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में खसरा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको मीजल्स बोलते हैं। लेकिन हर मदर, गांव की मदर को भी खसरा डायग्नोज करना आता था कि ये खसरा लग रहा है, ये दाने दिख रहे हैं, खसरा होगा ये। सो दे कुड वेरी इजीली डायग्नोज। द प्रॉब्लम वाज दैट दी, अभी जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, मॉडर्न मदर्स हो गई, तो दे मे और मे नॉट रिकॉग्नाइज इट सो इजीली। दूसरी एक बात हमें जो विडंबना इसमें देखने मिलती है कि पहले जैसे मीजल्स को बच्चे को, दैट मींस इट वाज 100% गारंटेड बाय द एज ऑफ 5 एवरी चाइल्ड विल गेट मीजल्स। वो इतना इन्फेक्शियस बीमारी है कि हर बच्चे को होनी ही है, और हर 5 साल के बच्चे का तो 99% ऑफ द चिल्ड्रन वुड हैव सफर्ड फ्रॉम मीजल्स बाय द एज ऑफ 5 इयर्स। इट वाज सो कॉमन। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जैसे कि ये बच्चे को या तो वैक्सीन भी स्किप हो गया, लेकिन ये भीड़-भाड़ वाले इलाके में फैलने वाली बीमारी है। जैसे आप अगर अच्छे फैमिली में रह रहे हैं या अपर मिडिल क्लास की फैमिली, तो दे नाइदर गेट कम टू ओवरक्राउडिंग, नाइदर दे गेट एक्सपोज, शायद अगर उनका वैक्सीन रह गया है कोई कारण से, तो नाउ दे आर गेटिंग इट ओल्डर एज। कि पहले जो 5 साल के अंदर को देखने मिलती थी, अभी तो प्रैक्टिकली इवन कॉलेज गोइंग एज में भी आपको मीजल्स आपको देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट another very funny thing is कि any student which is going to America for further education, वहां की कॉलेज आपको मीजल्स का सर्टिफिकेट मांग रही है कि आपको मीजल्स हुआ है, वो आपको डॉक्टर से सर्टिफिकेट लाइए, या तो आप वैक्सीन लिया है, 2 डोज लिए हैं, उसका सर्टिफिकेट लाइए, आपके बॉडी में एंटीबॉडी है उसका प्रमाण लाइए लैब से, या तो फिर 2 डोज मीजल्स लेके आइए वैक्सीन। अब ये हालत होती है फॉर एनी चाइल्ड हु इज गोइंग टू अमेरिका फॉर द एजुकेशन, बिकॉज दे आर अफ्रेड कि आप यहाँ से एक इन्फेक्शन लेके उनके कॉलेज में लाएंगे, वहां के बच्चों को बिल्कुल तजुर्बा मीजल्स का नहीं है, तो देयर कुड बी एन आउटब्रेक इन देयर कॉलेजेस, सो दे आर सो स्केर्ड। तो मीजल्स इज नाउ पूरा उसका एज ग्रुप शिफ्ट हो गया है। तो एक मीजल्स, एक फॉर एग्जांपल फॉर अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, मैं हमारे बच्चों को हमेशा बोलता था, अगर तुमको अगर अच्छी तरह से पब्लिक हेल्थ और कम्युनिकेबल डिजीज समझना है तो मीजल्स को समझो। वो हमारी ब्लॉकबस्टर मसाला बॉलीवुड की पिक्चर है, उसमें ड्रामा है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, सब कुछ है, कल्चरल फैक्टर्स भी है, तो सभी चीजें एलिमेंट्स हमको मीजल्स में देखने को मिलते हैं। तो हमारे एपिडेमियोलॉजी के लिए मसाला मूवी है, तो पूरा उसमें सभी एलिमेंट देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, डेथ भी है, एपिडेमिक भी है, और द बेस्ट पार्ट इज वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट इरेडिकेशन ऑफ मीजल्स। आफ्टर पोलियो दिस इज द नेक्स्ट डिजीज which has been listed and identified for eradication. So from that point it is coming again to point कि हम उसको eliminate या eradicate करने की बात करें, तो पूरा उसका एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। अच्छा सर, आउटब्रेक की बात कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज है जो इसको आउटब्रेक को प्रोन करती है? बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे अब आप बता रहे सर्टिफिकेट वगैरह मांग रहे हैं, तो अपने इंडिया में भी ऐसी क्या चीजें हैं प्रोन करने के लिए इसके आउटब्रेक? सबसे पहले देखिए कि आउटब्रेक कहाँ होते हैं। आउटब्रेक यूजुअली हैपन इन वेरी क्राउडेड सराउंडिंग्स, जैसे स्लम्स हो गए। सेकंड मोस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है जो आउटब्रेक करता है वो है फॉर एग्जांपल रेफ्यूजी कैंप्स, एनी टेम्पररी शेल्टर्स वेयर लॉट ऑफ चिल्ड्रन एंड लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज पुट इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, भीड़-भाड़ वाले इलाके में, तो वहां पे आमतौर पे आउटब्रेक जैसे इस बार धारावी में स्लम में हुआ है, मुंबई में। So it is always number one because it is a viral disease. दूसरा क्या, वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। जैसे बच्चा खांसी खाता है तो उसकी खांसी से वो स्प्रेड होता है दूसरे बच्चों में, तो इट इज एन एयरबॉर्न इन्फेक्शन। अच्छा, दूसरे बच्चे तो सबसे जो कोविड में भी हमने डिस्कशन कभी हुआ है कि जो वायरल ऐसी बीमारियां होती है, जो रेस्पिरेटरी बीमारियां होती है, दे आर प्रोन टू बी स्टार्ट स्प्रेडिंग बिफोर इवन द इंडिविजुअल नोज दैट ही इज गोइंग टू गेट द डिजीज। जैसे उसके रैश होती है, उसके 5 दिन पहले बच्चा इन्फेक्शियस होता है। अब बच्चे को मालूम नहीं है उसको मीजल्स, या ना तो उसकी माँ को मालूम है, बच्चा और बच्चों के साथ खेल रहा है, तो उसके संपर्क में जितने भी बच्चे आते हैं who have not suffered from measles or they have not received the vaccine, उसमें से 90% बच्चों को मीजल्स होने की गुंजाइश है। तो इट इज सो इन्फेक्शियस दैट एनीबडी कमिंग इन कांटेक्ट, अगर 10 बच्चे कांटेक्ट में आ रहे हैं ऐसे बच्चे के, तो 9 को मीजल्स होगी, वो इतना इन्फेक्शियस है। तो that is the reason why the outbreaks are so common. और दूसरा क्या, छोटे बच्चों को आप कितना अलग रखोगे, तो जैसे बड़े भाई को हुआ तो छोटे भाई को हो जाएगा,
तो all this, because of those reasons, the outbreaks are very common in crowded, congested areas and where the immunity is going to be low. In fact, in the sense कि वो वैक्सीन उनका एक्सेप्टेंस कम होता है या कवरेज कम होता है वो एरिया में, वहां पे आउटब्रेक ज्यादा कॉमन होते हैं. जहाँ पे कवरेज अच्छा है तो वहां पे आउटब्रेक होने की गुंजाइश कम रहती है. अच्छा, ये एक बहुत कॉमन बीमारी जैसे खसरा आप बता रहे, माय ग्रैंडमदर्स बहुत अच्छे से पहचान लेती थी, लेकिन अभी भी इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, ऐसा क्यों? मोर्टेलिटी में क्या होता है, जैसे अगेन आई एम गोइंग बैक टू कोविड बिकॉज ये लोगों के जहन में बहुत भी रिसेंट है कि जैसे कोविड प्रॉपर ने नहीं जितनी डेथ हुई जितनी हम कोविड के कॉम्प्लिकेशन से डेथ हुई, कि लोग कोविड होने के 10-15 दिन के बाद फिर बीमार हुए, फिर उनको कॉम्प्लिकेशन हुआ, फिर वो आईसीयू में गए, फिर वेंटिलेटर पे गए, फिर डेथ हुई. तो सिमिलरली व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ मीजल्स डिजीज डज नॉट किल. मीजल्स इज अ सिंपल यूआरआई लाइक सर्दी खांसी जैसा ही है वो, लेकिन अगर ठीक हो गए 5 दिन में 6 दिन में ठीक हो गए, आपकी तंदुरुस्ती ज्यादा अच्छी है, तो आपको 5-6 दिन में आप जैसे और आमतौर पर सर्दी बुखार में ठीक हो जाते हैं वैसे ठीक हो जाओगे, ज्यादातर बच्चे हो जाते हैं. लेकिन वो प्रॉब्लम कहाँ होती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स. और सबसे कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि जो रैश हम शरीर के ऊपर स्किन में देखते हैं वो हमारे लंग्स के अंदर भी रैश होता है और हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर भी रैश होता है. अब रैश में जैसे मैंने बताया कि ऊपर की चमड़ी निकल गई और आपको ब्राउन, अगर जब लंग्स के अंदर की ऊपर की सरफेस टूट जाती है या तो इंटेस्टाइन के अंदर वो सरफेस में ब्रेक आता है, तो आमतौर पे जो बैक्टीरिया हमारे लंग्स में और इंटेस्टाइन में वो प्रेजेंट ही होते हैं. दे आर नोन एज कॉमन साल्ट, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर सिस्टम एंड दे डोंट हार्म अस एज लॉन्ग एज देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन विद इन द इंटेस्टाइन और द लंग्स. अब इसमें ब्रेक हो गया और वहां पे ये बैक्टीरिया उसमें एंटर हो गए, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज डायरिया एंड द सेकंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशन इज निमोनिया. ये और थर्ड है ऑटिटिस मीडिया, कान के अंदर वो इन्फेक्शन होता है, पस हो जाता है. तो दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन. अच्छा, अभी जैसे अब मदर में कि जैसे नॉर्मली क्या होता है डायरिया, दे आर नो टू हाउ टू इग्नोर. जैसे मदर को क्या बच्ची डायरिया तो होता रहता है बच्चे को, लेकिन पोस्ट मीजल्स डायरिया इज वेरी डेंजरस. It is as far as we are concerned, it is considered as a medical emergency. So I am coming back to my original point कि मैंने रैश के बारे में इतनी लंबी कहानी क्यों बताई कि उसके स्किन पे. That means या तो मदर को पता चले कि मेरे बच्चे के स्किन पे रैश के बाद ब्राउन डिस्कलेशन दिख रहा है, या हर डॉक्टर, ये मेरा रिक्वेस्ट है फॉर ऑल ड्यू डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, if around the month of March you see a child coming with diarrhea or cold and cough, मदर सेइंग कि उसको हाँ खांसी हुई थी, और उसका अगर आप उसका हमेशा शर्ट खोल के देखो तो आपको अगर जो ब्राउनिश डिस्कलरेशन गोरे बच्चे में दिख रहे हैं या व्हाइट डिस्कलरेशन ब्लैक बच्चे में दिख रहे, डार्क बच्चे में दिख रहे हैं, तो समझ लेना ये पोस्ट मीजल निमोनिया, पोस्ट मीजल डायरिया, एंड इट हैज टू बी ट्रीटेड एज अ मेडिकल इमरजेंसी. चाइल्ड रिक्वायर्स एंटीबायोटिक्स, child requires if required some hospitalization also, but extreme caution on part of the both doctor and the mother. अब ये बात अगर मिस हो जाती है तो डायरिया बहुत सीवियर हो जाता है. क्योंकि दूसरी रीजन बताऊं कि क्या होता है, जब मीजल्स होता है बॉडी में स्टीरॉइड के लेवल बढ़ जाते हैं. हमें मालूम है कि जब कभी भी बॉडी में स्टीरॉइड लेवल बढ़ जाता है तो उसका बच्चे की या हर एक इंडिविजुअल की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है. वो दूसरा कारण. तीसरा कारण ये है कि मीजल्स जब इन्फेक्शन होता है तो विटामिन ए का लेवल बॉडी में बहुत ड्रॉप हो जाता है. अब आमतौर पे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनका विटामिन ए लेवल ऐसे ही पुअर होता है. मींस दे मे नॉट डेवलप ओवर्ट सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी बिकॉज दे आर डूइंग डे टू डे लिविंग ऑफ विटामिन ए. मींस इतना न्यूट्रिशन मिल जाता है कि उनको डेफिशिएंसी साइन नहीं होती. बट जैसे आमतौर पे हेल्दी बच्चे के बॉडी में या हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में 6 महीने का विटामिन ए का स्टोर रहता है, लेकिन ऐसे बच्चों में कोई स्टोर होता ही नहीं है. जितना खाते हैं वो रिक्वायरमेंट होती है उतना ही खाते हैं. सो देयर इज नो स्टोर. द मोमेंट द लेवल ड्रॉप्स, तो विटामिन ए हम आमतौर पे समझते हैं कि विजन के लिए रिक्वायर्ड है, विच इज ट्रू. तो पोस्ट मीजल्स ब्लाइंडनेस बिकॉज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज नोन. I mean, some visual disturbance. I will not call it blindness. That's an extreme end. But yes, a vitamin A deficiency being precipitated because measles is very common. दूसरा ये होता है कि विटामिन ए हम मानते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी ब्लाइंडनेस में नहीं है. उससे है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ आवर म्यूकस मेम्ब्रेन. तो वो हेल्दी म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है. अब विटामिन ए जब ड्रॉप हो जाता है
तो हमारी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन हील नहीं होता है, तो इन्फेक्शन और बढ़ता है और कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसीलिए वो उसके कॉम्प्लिकेशन इतने बढ़ जाते हैं कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अच्छा, फिर कॉम्प्लिकेशन इसमें और क्या ऐड होते हैं कि मदर जैसे देर से डॉक्टर के पास ले जाए। अब जैसे हमारे वहां पे उसको ओरी को माता माना जाता है। अब माता जब मानते हैं बच्चे, तो मदर इज हैप्पी कि माता ने हमारे वहां पे पधारे। अब माता पधारी है तो बोले कि 9 दिन तक माता की पूजा करनी है घर पे। 9वें दिन में बच्चे को ले जाना है मंदिर में, वहां पे मंदिर में माथा टेक के माँ के मंदिर में फिर ही उसका कोई इलाज करेंगे, तब तक उसको कोई इलाज करना नहीं, विच बिकम्स टू लेट फॉर द चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू सर्वाइव द कॉम्प्लिकेशन रीजन। तो ये फैक्टर होता है कि डिलेड ट्रीटमेंट हो जाती है उसके पीछे। तो these are the main reasons why we see so much mortality in measles, unfortunately. अच्छा, थर्ड रीजन ये है कि उसका जो वैक्सीन कवरेज है वो हम थोड़ा अभी आगे बात करेंगे, लेकिन पुअर वैक्सीन कवरेज अगेन विल इंक्रीज द मोर्टालिटी। मोर्टालिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन वैक्सीन उसका एक्सेप्टेंस कम हो जाता है, उसकी वजह से ये मोर्टालिटी हमें ज्यादा आउटब्रेक्स में देखने को मिलती है। तो वैक्सीनेशन तो हो ही रहा है ना सर, तो ये वैक्सीनेशन एंड मीजल्स के आउटब्रेक को नहीं रोक पा रहे हैं? अभी उसके काफी चैलेंजेस हैं। अगेन मीजल्स वैक्सीन अगर हम itself is a very big scientific challenge. The reason है उसका क्या है कि मान लीजिए कि हम जैसे रूटीन वैक्सीनेशन की बात करते हैं, अगर 1 साल से छोटे बच्चे के लिए, तो वी स्टार्ट विद बीसीजी, देन वी गिव पेंटा, पोलियो, आईपीवी वगैरह सब वैक्सीन दे रहे हैं। लेकिन मीजल्स की बारी आती है, ये जैसे 6 हफ्ते, 14, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे देते हैं पेंटा और पोलियो। लेकिन मीजल्स की बारी आती है जब बच्चा 9 महीने का होता है। अब आमतौर पे क्या होता है, बिटवीन 14 weeks and 9 months there is a huge gap and mother will tend to forget कि मेरा कोई वैक्सीन बाकी भी है। So unless the health worker goes and reminds कि हाँ जी आपको आपके बच्चे को लेने आना है, अगर वो रिमाइंड नहीं करती है तो मदर फॉरगेट्स कि मेरे को मीजल्स लेना है। एक बात ये हुई। दूसरा बात ये हुआ कि मान लीजिए कि 14 हफ्ते में आपने पेंटा मिस किया, तो वी हैव अ स्कोप राइट अप टू 1 year कि अभी ठीक है हम अगले महीने ले लेंगे, 5 महीने पे ले लेंगे, 4 महीने पे लेंगे, 6 महीने में ले लेंगे, 7 महीने पे ले लेंगे, फिर भी आपके बच्चे को 1 साल से पहले उसका प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अब मीजल्स के लिए विंडो सिर्फ 3 महीने का होता है। अगर आपने 9 महीने में मिस कर दिया तो आपको 1 साल, 3 महीने के अंदर तो 1 साल पूरा हो गया। तब व्हेन वी ट्राई टू इवैल्यूएट एज अ नेशनल प्रोग्राम कि फुल्ली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक इज मीजल्स कवरेज। आपका बीसीजी कवरेज इज 90% प्लस, but when it comes to measles it can come down to 50-60%। ये हमारा right from the beginning in UIP ये problem रहा है कि measles is the biggest stumbling block in fully immunized। now it is improved a lot, but early days it was definitely one of the big issues। अच्छा, तो सवाल ये आता है कि हम 9 महीने तक इंतजार क्यों कर रहे हैं, हम उसको जल्दी क्यों नहीं दे रहे? तब सवाल ये होता है कि आमतौर पे हर एक माता अपने बॉडी में उसको जब छोटी होती है तब उसको मीजल्स होता है। अब मीजल्स होता है तो लाइफ लॉन्ग उसके बॉडी में एंटीबॉडीज होती है, जो वो अपने बच्चे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज ट्रांसमिटेड टू द चाइल्ड। अब जब तक हम जो मीजल्स वैक्सीन दे रहे थे वो खुद एक लाइव वैक्सीन है, वो एक जिंदा मीजल्स वायरस ही है जिसकी बीमारी करने की क्षमता हमने लेबोरेटरी में खत्म कर दी है, सिर्फ वो इम्यूनिटी देता है, बीमारी नहीं करता है। अब मदर में जब अगर एंटीबॉडी होगी बच्चे में, तो हम अगर जब वैक्सीन दे गए तो मदर की एंटीबॉडी वैक्सीन के वायरस को मार डालेगी, तो बच्चे को नेचुरल इम्यूनिटी वैक्सीन के से नहीं मिल पाती है। इसलिए वी हैव टू वेट फॉर द मैटरनल एंटीबॉडीज टू डिक्लाइन सब्सटेंशियली बिफोर वी कैन गिव द मीजल्स वैक्सीन। अभी अगर 100% हम वेट करें मदर की एंटीबॉडी खत्म होने का, तो वो आइडियल एज फॉर गिविंग मीजल्स वैक्सीन इज एक्चुअली 15 months। तब तक मदर की एंटीबॉडी खत्म हो जाती है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि मोर्टेलिटी में क्या होता है, अगर बच्चा कुपोषित है और 1 साल से कम उम्र है, तो चांसेस ऑफ डाइंग आर 400 times एज कंपेयर टू अ हेल्दी चाइल्ड। सो वी डोंट वांट टू टेक अ चांस कि अगर हमको चलो बहुत बहुत तो क्या होगा, वैक्सीन थोड़ी कम कारगर होगी लेकिन हम बच्चे को बचाने के, सो वी हैव टेकन अ वैल्यू जजमेंट के 9 महीने में ज्यादातर बच्चे में मेटल एंटीबॉडीज कम हो जाती है, हम 9 महीने पे देंगे। अच्छा, एक बात ये थी कि जब हमने ये सब कब हुआ, जब हमने वैक्सीन 1985 में मीजल्स वैक्सीन यूआईपी में इंट्रोड्यूस हुई,
तब से हमने 9 महीने वाला डेट चेंज हुआ। अच्छा, वो टाइम पे ऐसा था कि हर एक माँ को बचपन में नेचुरल इम्यूनिटी हो गई थी बीमारी से। अच्छा, दूसरी बात हम ये याद रखनी है कि जो लेवल ऑफ एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में बनती है, जो बीमारी से बनती है, वो वैक्सीन से 10 गुनी ज्यादा बनती है। So natural disease will give 10 times immunity than what the vaccine gives. तो दूसरा क्या है कि once you get infection of measles, the immunity is lifelong. तो पूरी जिंदगी वो हमारे एंटीबॉडी बॉडी में रहती है, हमें दूसरी बार मीजल्स नहीं हो सकता, जिंदगी में एक ही बार होता है। अब उसको बचपन में हो गया, उसकी एंटीबॉडी टाइटर बहुत हाई थी। अब की माँ जो अभी है, जो those who are now having babies and under 5 children, they were all born between 95 and 2000 approximately. So they could have only received the vaccine and may not have suffered from the disease. So their antibody titers are much lower. So it is possible that within 6 months their antibody titer is gone. तो हमें अब ये बात सोचनी पड़ेगी कि should we now shift to measles to an earlier? That is one thing. But meanwhile, what we have done, we have introduced a second dose at the age of 15 months. जैसे हमारे MR वैक्सीन को हम 15 महीने में दे रहे हैं, तो जिस बच्चे को फॉर वॉट एवर रीजन 9 महीने पे इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पाई, उसको 100% इम्यूनिटी हो जाने के चांसेस बाय द व्हेन वी गिव द सेकंड डोज एट 15 मंथ्स, इट विल बी एंश्योर्ड। दूसरी चीज, कोई वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती है। तो जैसे अगर हम पहली बार हमने डोज दिया तो 90% में एंटीबॉडी डेवलप हुई, 10% बच गए, दो दे हैव रिसीव्ड द वैक्सीन। So by giving the second dose, another maybe 80-90% of that 10%. So if we give 2 doses, approximately 98 to 99% will develop immunity, and eventually we hope to eradicate the disease by assuming that almost 100% children will receive 2 doses, or at least more nearly 100%. Then only in next few years we can think about eradication of measles. Apart from that, there are certain programmatic issues. For example, cold chain. अभी वैक्सीन, measles वैक्सीन is extremely heat sensitive. उसको 4 डिग्री से 8 डिग्री के अंदर ही प्रिजर्व करना पड़ता है। अब रहा सवाल के पहले वैक्सीन वायल मॉनिटर हुआ नहीं करते थे, अब वैक्सीन वायल हर एक वायल पे वो हीट का वैक्सीन वायल मॉनिटर है। अगर वैक्सीन का वायल गर्म हो गई है तो उसका कलर चेंज होता है, पता चलता है, पहले नहीं पता चलता था। तो जैसे वैक्सीन गर्म हो गई है, मैं समझ रहा हूं कि मैंने अच्छी वैक्सीन दी है, एक्चुअली वैक्सीन की पोटेंसी कम हो गई होती। अब मान लीजिए कई बार हेल्थ वर्कर से भी गलती होती, वो वैक्सीन तो कोल्ड चेन में रखती है, उसका डाइल्यूएंट नहीं रखती। अब जैसे वैक्सीन है 4 डिग्री पे, आपने 35 डिग्री वाला डाइल्यूएंट डाला, वायरस मर गया वैक्सीन का। तो वैक्सीन आपको लग रहा है मैंने वैक्सीन दिया है, माता को पता है मैंने वैक्सीन लिया है, लेकिन दैट वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज द वायरस गेट्स किल्ड व्हाइल वी put hot water inside while the water also has to be at 4 degrees when we mix and reconstitute vaccine. So there are a lot of programmatic issues. कई बार होती है मदर, जैसे अभी कोविड हो गया, सेशन डिस्टर्ब हो गए थे धारावी में, हर एक वर्कर को कोविड के काम पे लगा दिया था, सेशन मिस हो गए। अच्छा, जब सेशन रखे भी तो मदर्स वर रिलक्टेंट के भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम क्यों बच्चे को लेके जाए, हमें नहीं जाना भीड़ में, हमें वैक्सीन नहीं लेनी, क्योंकि प्राइमरी ले लिया, अभी वैक्सीन 6 महीने के बाद देना था, वो बोला अभी नहीं जाना, तो उसके बाकी के लग गए, लेकिन ये मीजल्स का बाकी रह गए। So that again could be a reason why the vaccine is not able to protect to the degree which we expect. वो एक फैक्टर रहता है उसमें। तो इतनी सारी बातें तो कर ली सर हम लोगों ने वैक्सीनेशन के बारे में, भी डॉक्टर्स को दिखाना ही है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में कब लेके जाना है, कुछ भी है ये माता जी को चढ़ावा जरूर चढ़ाएं, लेकिन पहले डॉक्टर के पास ले जाएं। लेकिन अल्टीमेटली एक अगर ट्रीटमेंट पूछे सर कि अल्टीमेट ट्रीटमेंट इसका क्या होना चाहिए मीजल्स का? देखो, मीजल्स में पहली बात है कि इमीडिएटली बच्चे को जब खांसी बुखार हो, कोई स्पेशली ये सीजन में जब विंटर टाइम है, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बुखार शुरू होता है और रैश आने में 3-4 दिन लग जाते हैं। लेकिन एज अ फिलॉसफी, मदर शुड टेक अ चाइल्ड टू अ डॉक्टर और द नियरेस्ट हेल्थ केयर वर्कर एज सून एज द चाइल्ड डेवलप्स एनी फीवर और कोराइजा, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, एक बात हुई। लेकिन अगर रैश हुआ तो 100% ले ही जाना है। अगर उसका जैसे वायरल डिजीज में किसी इलाज नहीं होता, कोविड में भी हमने देखा कि देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, लेकिन the most important single measure which should be taken for every child who has measles
is to give a large dose of vitamin A. Because for the reason I said, कि बॉडी में विटामिन ए एकदम ड्रॉप हो जाता है और वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को रिकवर हील नहीं होने देता है, वो कम विटामिन ए लेवल। तो सबसे पहली बात है उसको कुछ भी करके हेल्थ वर्कर के पास ले जाके उसको एक विटामिन डो का मैसिव डोज का 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का एक डोज दिलवाना है। लेकिन एक ध्यान रखना है कि जैसे हमारे वहाँ पे बायएनुअल फरवरी और अक्टूबर में मीजल्स के राउंड आ रहे, विटामिन ए के राउंड होते हैं, जो लोडिंग विटामिन ए प्रोग्राम के, अगर वो उसको पिछले 6 हफ्ते या 8 हफ्ते में मिला है तो हम विटामिन ए नहीं देना है, नहीं तो विटामिन ए का ओवरडोज भी होता है। So we have to be careful about that. So not to overdose the child. If the child has not received a large dose of vitamin A in the recent past, then the child must receive a large dose of vitamin A. That is the best treatment a child में. Apart from that, आप बुखार शादी जो घर के इलाज, घरगथ्थू इलाज करते हैं कि आपने तुलसी का दे दिया, अदरक का जूस दे दिया, हनी पिला दिया, तो वो सब इलाज है, पैरासीटामोल दे दी, वो सब इलाज हो सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के एडवाइस से वो इलाज सब करें। लेकिन एक विटामिन है, उसको हर डॉक्टर को ये गुजारिश है कि आप हर ऐसे बच्चों को विटामिन ए दे दें। और सिम्प्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट, अगर आई होप मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल रिकवर विद इन अ फ्यू डेज, बट अगेन आई एम अंडरलाइनिंग एंड एम्फसाइजिंग कि रैश वाले बच्चे को अगर उसके रैश ठीक हो जाने के कुछ दिनों में, या तो वो रीजल जैसा बुखार के कुछ दिनों में फिर से अगर डायरिया होता है, या बच्चा कान पकड़ के रो रहा है, या तो बच्चे को खांसी आ रही है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाए एंड इंश्योर दैट द चाइल्ड गेट्स एडिक्वेट एंटीबायोटिक्स व्हिच आर एप्रोप्रिएट, दैट द डॉक्टर विल डिसाइड एज पर दी प्रेवलेंस, वहां पे कौन सी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो भी हेल्थ एंटीबायोटिक पॉलिसी होती है उसके तरफ, या तो नेशनल प्रोग्राम में जो रिकमेंडेड है उस तरह से उसको दवाई, आप आंगनवाड़ी वर्कर के पास जाए, फैमिली डॉक्टर के पास जाए, या पीडियाट्रिशियन के पास जाए, बच्चे को एंटीबायोटिक मिलनी चाहिए अगर उसको मीजल्स के बाद डायरिया या निमोनिया। आमतौर पे हम बोलते हैं मत दो डायरिया में, हम वी एडवाइज नॉट टू गिव एंटीबायोटिक्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द डायरियाज आर वायरल, बट इन दिस केस दे वुड बी लाइकली टू बी बैक्टीरियल डायरियाज, देयरफॉर एंटीबायोटिक्स आर नेसेसरी। बाकी हम आमतौर पे ये कॉन्ट्राडिक्शन है, हम बोलते हैं खाली ओआरएस दो, उसको कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, हम डायरिया में शुड नेवर गिव एंटीबायोटिक। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट एडवाइस है। अगर पोस्ट मीजल्स है तो डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स आर रेकमेंडेड फॉर treating the child. So these are the few things I think, I hope that once if the mothers will follow, so we should not see any more children dying due to measles. हमारे ये आशा है कि ना हो, लेकिन इतनी जो चीजें ध्यान रखनी सबके लिए जरूरी है। एक रीजन आप अंडरस्टैंड करें तो आप ज्यादा बेहतर एक एजुकेटेड डिसीजन आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और रिकॉर्ड रहा है कि जब भी आपसे बातचीत हुई है, 2 चीजें हमेशा हुई है। पहला तो टाइम का पता नहीं चला है, और दूसरा हम लोग कितना भी सोचे कि एकदम ये तो सामान्य सा टॉपिक है और इसके बारे में पता ही होगा, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच सर। मुझे once again for having me. I look forward to having more session with you for whatever topics you may choose to ask me to do. Thank you so much. Thank you.